अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर 6। यहाँ पे हम इस लेक्चर में इन्फरेंस रूल्स जो हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ इन्फरेंस रूल्स देखे थे, ज़्यादातर जो थे वो रूल्स हमने सिंपल प्रोपोजिशन जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखे थे, लाइक पी इम्प्लाइज क्यू। और अगर आपको पी का भी पता हो कि वो भी ट्रू है, वहां से आप कुछ क्यू को भी इन्फर कर सकते थे। इस लेक्चर में हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक दो रूल रह गया है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो इन्फ्रेंस रूल्स हैं ये किस तरह से अप्लाई होंगे जब आपके पास जो है वो प्रेडिकेट्स भी साथ आएंगे और आपके पास क्वांटिफायर्स भी साथ। और इस लेक्चर को हम एंड करेंगे एक प्रूफ के साथ। प्रूफ्स को फार्मली हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल जो है वो इस लेक्चर में हम करेंगे। और फार्मल उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रूफ के तरीके क्या हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट हमने ये देखा था कि जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस थे उसमें मॉडस पोनेंस था, उसको हमने देखा। मॉडस टोलेंस था, हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म को देखा, डिसजंक्टिव सैलोजिज्म को देखा, एडिशन को देखा, सिंप्लीकेशन को देखा, सिंप्लीफिकेशन को, और कंजंक्शन को। अभी हम देखेंगे कि रेजोल्यूशन क्या है। तो रेजोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास दो प्रोपोजिशंस हैं, पहली प्रोपोजिशन ये कह रही है कि पी डिसजंक्शन क्यू, और दूसरी ये कह रही है कि नॉट पी डिसजंक्शन आर, तो वहां से आप ये इन्फर कर सकते हैं कि क्यू डिसजंक्शन आर जो है ये भी ट्रू है। तो इससे जो रेलिवेंट टाइटोलॉजी आपके पास आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, लाइक आप पहली प्रेमिस को लेते हैं, उसके बाद आप डिसजंक्शन करते हैं, यहाँ पे आप दूसरी प्रेमिस को लेते हैं और अपने कंक्लूजन को राइट साइड पे रखते हुए आप दरमियान में एक इम्प्लीकेशन है। अगर ये स्टेटमेंट एक टाइटोलॉजी है तो ये आपका वैलिड आर्गुमेंट है। यही हम शुरू से जो वैलिड आर्गुमेंट है उसकी हम यही डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि अगर आप तमाम कंक्लूजन, तमाम प्रेमिसेस जो है उसका कंजंक्शन करें और अपने कंक्लूजन को उसके साथ इम्प्लीकेशन के साथ मिलाएं, तो तब क्या होगा। अगर वो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन जो है, अगर वो टाइटोलॉजी है, वो किसी भी वैल्यू के ऊपर फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहा है, तो फिर आपका जो आर्गुमेंट होगा वो एक वैलिड है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर Q जो है वो R के बराबर हो, यानी Q और R एक ही प्रोपोजिशन को जो है वो पॉइंट कर रहे हैं, तो आपकी टाइटोलॉजी किस तरह से चेंज हो जाएगी। P डिसजंक्शन R और नॉट P डिसजंक्शन, सॉरी P डिसजंक्शन Q एंड नॉट P डिसजंक्शन Q, तो ये इम्प्लाई करेगा Q को। यहाँ पे जो कि Q डिसजंक्शन Q ही आ जाना था, क्योंकि R Q के बराबर है तो उसको हमने एक दफा लिखा हुआ है। ये किस रूल के तहत लिखा हुआ है ये आप जो है वो पिछली स्लाइड्स में से देख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स में से देख सकते हैं। आई थिंक जो सिंप्लीफिकेशन का रूल है उससे हम ये कह सकते हैं कि जो अगर Q R Q लिखा हुआ हो तो उसकी जगह पे हम Q लिख सकते हैं। इसी तरह अगर R की वैल्यू जो है वो फॉल्स है, यानी R जो है वो एक प्रोपोजिशन नहीं है बल्कि प्रोपोजिशनल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स होगी, तो ये टाइटोलॉजी किस तरह से बनेगी। ये P R Q बन जाएगा और नॉट P बन जाएगा, क्योंकि नॉट P और फॉल्स जो है वो नॉट P के ऊपर जो है वो रिजॉल्व होगा। इसी तरह आपकी जो राइट साइड है उसमें भी जो आपका Q और R है या Q डिसजंक्शन R है वो भी सिर्फ Q के ऊपर रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइटोलॉजी को अगर आप देखें तो ये रिजॉल्व हो रही है डिसजंक्टिव सैलोजिज्म के ऊपर। तो ये कह रही थी कि अगर आपके पास P डिसजंक्शन Q हो और आपके पास नॉट P हो तो आप उससे इन्फर कर सकते हैं कि Q ट्रू है। उसके बाद रेजोल्यूशन की हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक स्टेटमेंट है कि जैस्मिन इज स्कीइंग और इट इज नॉट स्नोइंग। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इट इज स्नोइंग और बार्ट इज प्लेइंग हॉकी। इम्प्लाई दैट, यानी ये जो दोनों ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो ये इम्प्लाई कर रही है, आपका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि जैस्मिन इज स्कीइंग और बार्ट इज प्लेइंग हॉकी। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका जो प्रेमिस है उसमें पहला हिस्सा ये है जैस्मिन इज स्कीइंग और इट इज नॉट स्नोइंग, और दूसरी प्रेमिस आपके पास है इट इज स्नोइंग और बार्ट इज प्लेइंग हॉकी।
तो इससे आपने ये देखना है कि क्या आप ये इन्फर कर सकते हैं कि जैस्मिन इज स्कीइंग और बार्ट इज प्लेइंग हॉकी। तो इसमें सबसे पहले हम इनको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशन और उसके सिंबल्स में। लेट्स से कि आर जो है वो इस चीज को पॉइंट कर रहा है कि जैस्मिन इज स्कीइंग, डी इस चीज को पॉइंट कर रहा है कि इट इज स्नोइंग, एंड क्यू इस चीज को पॉइंट कर रहा है कि बार्ट इज प्लेइंग हॉकी। तो आपका नॉट पी डिसजंक्शन आर जो है वो पहली आपकी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा जो ये कह रही है कि जैस्मिन इज स्कीइंग आर इट इज नॉट स्नोइंग। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ की वजह से आप आर को पहले लिख लें या नॉट पी को पहले लिख लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपकी जो स्टेटमेंट है पी डिसजंक्शन क्यू, ये रेफर कर रही है कि इट इज स्नोइंग और बार्ट इज प्लेइंग हॉकी। उसके बाद जो इसके ऊपर अगर हम रेजोल्यूशन का रूल लगाएं तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पी आर क्यू एंड नॉट पी आर आर, ये इम्प्लाई कर रहा है कि क्यू आर आर जो है वो ट्रू है। यानी आपने अपना जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इस चीज को जो प्रूफ करने का जो सारी जिम्मेदारी है वो आपने एक रूल के ऊपर लगा दी है जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कि ये ट्रू, लाइक रेजोल्यूशन का रूल जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कि वो ट्रू है। तो अगर आप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको इस तरह तरीके से ट्रांसलेट कर सकें कि वो किसी रूल के ऊपर मैप हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि जी यहाँ पे मैंने रूल, ये वाला रूल लगाया और मेरा जो कंक्लूजन है वो प्रूव हो गया, जिससे मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज हमने प्रूव की है वो किस चीज को ट्रांसलेट करेगी, उसका मतलब यही होगा। क्यू को अगर हम ये देखें कि बार्ट इज प्लेइंग हॉकी, तो ये आ गया आपके पास बार्ट इज प्लेइंग हॉकी। और दूसरा आर था, आर ये कह रहा है आपसे कि जैस्मिन इज किंग, और इन दोनों के दरमियान में एक डिसजंक्शन है जिसको हमने इंग्लिश में आर के ओ आर आर के साथ रिप्रेजेंट किया। तो दोबारा मैं ये बता रहा हूँ कि ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रहा होता जब आपके पास एक ऑपरेटर हो या एक ही तरह के डिफरेंट ऑपरेटर हो। वो किस वजह से नहीं मैटर कर रहा होता, वो जो कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा है उसकी वजह से। उसके बाद है फॉर्मल प्रूफ्स। अगर आपको किसी चीज को प्रूफ करने का पूछा जाए तो उसमें क्या चीज होगी, अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ अ कंक्लूजन सी, यानी सी जो कंक्लूजन है उसको आपने प्रूव करना है। गिवन द प्रेमिसेस P1 P2 अप टू Pn, यानी आपके पास प्रेमिसेस है P1 है P2 है और Pn तक है, दरमियान में भी P3 P4, जितनी भी n की कोई भी वैल्यू हो, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, एक प्रेमिस हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये प्रूफ जो है वो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ईच ऑफ विच अप्लाइज सम इन्फरेंस रूल्स टू प्रेमिस, यानी ईच ऑफ विच यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। और ये स्टेप क्या करेंगे, हर एक स्टेप क्या करेगा, इट अप्लाइज सम इन्फरेंस रूल टू प्रेमिसेस, यानी आपकी प्रेमिसेस जो है उनके ऊपर कोई इन्फरेंस रूल लगाएगा, या प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो कोई इन्फरेंस रूल लगाएगा, ताकि वो नई इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से कंक्लूड कर सके। और ये नई इंफॉर्मेशन अगर कंक्लूजन के बराबर है तो आपका प्रूफ जो है वो, ठीक है। फॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि अगर प्रूफ ये डेमोन्स्ट्रेट कर दे कि आपकी प्रेमिसेस जो हैं वो सारी ट्रू हैं, तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। तो ये आपके पास फॉर्मल प्रूफ के ये जो अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि गिवन द प्रेमिसेस दैट आर ऑल ट्रू, तो आप ये कंक्लूड कर सकेंगे आपका कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू है। तो ये आपके पास एक फॉर्मल। अच्छा, इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास प्रेमिसेस हैं, इट इज नॉट सनी एंड इट इज कोल्ड, इट इज नॉट सनी एंड इट इज कोल्ड। और उसके बाद है हमारे पास के वी विल स्विम ओनली इफ इट इज सनी, वी विल स्विम ओनली इफ इट इज सनी, इफ वी डू नॉट स्विम देन वी विल कैनोए। कैनोए एक कह लें कि बोट ट्रिप को कहते हैं, जिस तरह रिवर राफ्टिंग होती है इसी तरह का एक बोट ट्रिप है, उसको आप कैनोए। इफ वी कैनोए देन वी विल बी होम बाय सनसेट। ठीक है, तो अभी हमने ये करना है कि सबसे पहले जो है वो इन चीजों को हम प्रपोजिशन में चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि हमारा कंक्लूजन क्या है।
ये जो ऊपर प्रेमिसेस हमें दी गई हैं, उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि ये जो कंक्लूजन है वो हमने प्रूव करना है कि वी विल बी होम बाय सनसेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं या उनके जो उसके जो सब पोर्शंस हैं, उसको हम प्रोपोजिशन में चेंज करेंगे और इन तमाम स्टेटमेंट्स को जो है वो मैथमेटिकली डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पे पी और क्यू की जो टर्मिनोलॉजी है उसको लेने की बजाय अगर हम ये कह दें कि सनी जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज सनी, जिस तरह यहाँ पे ये नेक्स्ट आपके पास स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि सनी जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज सनी या वेदर इज सनी, और कोल्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज कोल्ड। स्विम इस चीज को जो है वो डिनोट कर रहा है कि वी विल स्विम। कैनोए इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी विल कैनोए। एंड सनसेट इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी विल बी होम बाय सनसेट। अगर हम इसको फार्मली लिखें यानी मैथमेटिकल सेंस में, तो पहली जो स्टेटमेंट थी हमारी, जो हमारे जो प्रेमिसेस थी, उसकी जो पहली प्रेमिस थी उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इट इज नॉट सनी एंड इट इज कूल। दूसरी स्टेटमेंट जो थी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि स्विम इम्प्लाइज सनी। ये दूसरी जो स्टेटमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज जो है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो ट्रांसलेशन ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट। तो दूसरी स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप ये देखेंगे दूसरी स्टेटमेंट है वी विल स्विम ओनली इफ इट इज सनी। तो ये किस चीज में ट्रांसलेट हो रही है? ये इस चीज में ट्रांसलेट हो रही है कि इफ वी स्विम देन इट इज सनी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ किसी एक लेक्चर में बताया होगा कि आपका जो इम्प्लीकेशन है वो क्या फॉर्म ले सकता है, जिसमें एक फॉर्म ये थी इफ पी देन क्यू, इफ पी कॉमा क्यू, क्यू व्हेन पी, क्यू व्हेन एवर पी। और ये किसी तरह की भी थी कि पी इफ एंड ओनली क्यू, पी ओनली इफ क्यू। ठीक है, तो उसमें आपका जो क्यू था वो ओनली इफ के बाद में आ रहा था, तो जो ओनली इफ के बाद में चीज आ रही है उसको आपने क्यू की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो सनी जो है क्योंकि वो ओनली इफ के बाद आ रहा है तो ये आपके क्यू के ऊपर ट्रांसलेट होगा, और वी विल स्विम जो है वो स्विम जो है वो आपके पी के ऊपर ट्रांसलेट होगा। तो ये स्टेटमेंट का जो ट्रांसलेशन होगा वो स्विम इम्प्लाइज सनी होगा, ना कि सनी इम्प्लाइज स्विम। अगर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से चेंज कर दें कि अगर इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिखें कि वी विल स्विम इफ इट इज सनी, यानी ओनली को अगर हम निकाल दें तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो रिवर्स हो जाएगी। वो इस तरह से बनेगी फिर कि सनी इम्प्लाइज स्विम। जब ओनली इफ यूज होगा तो ये ट्रांसलेशन यही बनेगी जो भी हमने की है कि स्विम इम्प्लाइज सन। दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं, जो दूसरी स्टेटमेंट है इसकी ट्रांसलेशन को हमने देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसकी ट्रांसलेशन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन थी वो ये थी कि अगर हम इफ वी विल नॉट स्विम देन वी विल कैनोए। ठीक है कि इसको हमने इस तरह से देखा कि अगर नॉट स्विम होगा तो हम कैनोए के ऊपर जाएंगे। उसके बाद हमने लास्ट में ये देखा कि इफ कैनोए देन वी विल बी होम बाय सनसेट, कि अगर हम कैनोए टूर लेंगे तो हम सनसेट से पहले जो है वो घर आ जाए। और देयरफॉर ये आपका कंक्लूजन है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो 3 डॉट्स होते हैं ये देयरफॉर के सिंबल। तो आप ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि आप जो है वो सनसेट से पहले घर आ जाएंगे, तो क्या आप इन स्टेटमेंट से ये इन्फर कर सकते हैं कि आप सनसेट से पहले घर आ जाएंगे? उसका एक तरीका तो यही है कि आप जितने भी आपकी प्रेमिसेस हैं उन प्रेमिसेस को लिखें, उनका कंजंक्शन करें, और सनसेट जो कि आपका कंक्लूजन है उसको साथ मिला दें और एक इम्प्लीकेशन साइन लगाएं। आप कहें जी ये एक टाइटोलॉजी है। और टाइटोलॉजी को अगर आप प्रूव कर दें, वो किस तरह से प्रूव करेंगे? टाइटोलॉजी को प्रूव करने का आपके पास ये तरीका है कि आप उसके जितने भी प्रोपोजिशंस हैं उनके साथ उसका ट्रूथ टेबल बनाएं, और अगर ट्रूथ टेबल जो है वो हर रो के अंदर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वो आपका जो जो प्रोपोजिशन कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी वो टाइटोलॉजी प्रूव हो जाएगी। और आपका आर्ग्यूमेंट जो है उसको आप कहेंगे कि ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। वैलिड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो उसका कंक्लूजन है वो उसकी प्रेमिसेस से आप इन्फर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, हम एक दूसरा तरीका यहाँ पे यूज करेंगे। वो किस लिए यूज करेंगे? वो इसलिए यूज करेंगे कि यहाँ पे आपके जो ट्रूथ टेबल है उसका साइज बहुत बढ़ गया। साइज क्यों बढ़ेगा? आपको पता है कि अगर आपके पास एक प्रोपोजिशन होगी तो आपके पास कितनी रोज बनेगी? एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल पी है वो एक दफा ट्रू होगा, एक दफा फाल्स होगा, यानी 2⁻1 2 रोज बनेंगी। अगर 2 प्रोपोजिशन हैं तो आपके पास 4 रोज बनेंगी, अगर 3 प्रोपोजिशन हैं तो 8 बनेंगी, अगर 4 हैं तो आपके पास 16 बनेगी। और ये 2⁻n का फार्मूला है जो इसके ऊपर अप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एटॉमिक प्रोपोजिशन है? एक हमारे पास सनी है, एक हमारे पास कोल्ड है, एक हमारे पास स्विम है। तो यहाँ तक हमारे पास 3 हो गई हैं। यहाँ पे हमारे पास केनोए है, 4 हो गई। और यहाँ पे हमारे पास सनसेट है, 5। तो हमारे पास 5 जो है वो एटॉमिक प्रोपोजिशंस हैं। इसके साथ अगर हम ट्रूथ टेबल बना के इसको एक टाइटोलॉजी प्रूव करना चाहेंगे इस आर्गुमेंट को, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास कितनी रोज होंगी ट्रूथ टेबल की जो हमें बनाने पड़ेंगी, दैट विल बी इक्वल टू 2⁻5। ठीक है, टेबल का साइज बहुत बढ़ जाएगा। तो उसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रेजुअली जो आपके पास इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है उससे आप नई इंफॉर्मेशन जो है उसको इन्फर करते हैं, और जो इन्फर्ड इंफॉर्मेशन है और जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको मिला के अपने कंक्लूजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही काम हम इस एग्जांपल में करेंगे। लाइक नेक्स्ट स्लाइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये लिखा है कि सीरियल नंबर और यहाँ पे स्टेप जो भी था, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये स्टेप जो है या ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आई है। लाइक ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास 3rd कॉलम में होगी। लाइक ये पहली रो में या पहले सीरियल नंबर पे जो इंफॉर्मेशन है ये एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में है। हमने इसे कहा है कि ये कहाँ से आई है, ये प्रेमिस नंबर 1 है आपका। ठीक है, और उसके बाद ये नंबर 2 पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है नॉट सनी, ये कहाँ से आई है? आपने सिंप्लीफिकेशन अप्लाई की है आपका जो पहला स्टेप था उसके ऊपर, यानी नॉट सनी एंड कोल्ड जो था उससे आप ये इन्फर कर सकते हैं कि नॉट सनी जो है ये भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि स्विम इंप्लाइज सनी, ये आपके पास कहाँ से है? ये आपने बता दिया कि ये आपकी दूसरी प्रेमिस थी। उसके बाद आपने कहा जी कि नॉट स्विम जो है ये भी ट्रू है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई? आपने मॉडस टोलेंस जो है वो अप्लाई किया 2 और 3 के ऊपर। ठीक है, 2 ये कह रहा है कि नॉट सनी है, 3 ये कह रहा है कि स्विम इम्प्लाइज सनी। तो इसका मतलब ये है कि अगर नॉट सनी है तो आप ये जो इन्फर कर सकते हैं कि नॉट स्विम। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है, नंबर 5 भी आपकी एक प्रेमिस में से है, ये हमने इन्फर नहीं किया। उसके बाद केनोए है, केनोए आपने जो है ये कहाँ से इन्फर किया? आपने मॉडस पोनेंस जो है वो अप्लाई किया 4 और 5। लाइक 4 ये था नॉट स्विम और 5 ये था नॉट स्विम इम्प्लाइज केनोए। ठीक है, तो इससे आप ये इन्फर कर सकते हैं कि केनोए जो है वो। तो मॉडस पोनेंस जो है उसकी फॉर्म को आपको पता है कि उसमें 2 प्रेमिसेस होते हैं, एक पी इम्प्लाइज क्यू होता है और एक पी होता है, और आप क्यू को इन्फर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सीरियल नंबर 7 को देखें तो ये कह रहा है कि केनोए इम्प्लाइज सनसेट। तो ये आपकी प्रेमिस नंबर 4 है, यानी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, इसके लिए हमें कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ये एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन या प्रेमिस का हिस्सा। उसके बाद आपने 8 पे कहा जी कि सनसेट, सनसेट इज ट्रू, ये आपने 8 पे कहा, और इसकी जस्टिफिकेशन आपने क्या दी कि अगर आप 6 और 7 के ऊपर मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो 6 आपको ये कह रहा है कि केनोए ट्रू है, और 7 ये कह रहा है कि अगर केनोए ट्रू है तो सनसेट भी ट्रू है। इन दोनों के ऊपर अगर आप मॉडस पोनेंस लगाएंगे तो नंबर 8 पे आपके पास जो है वो आप ये प्रूव कर सकेंगे कि सनसेट जो है वो। ठीक है, तो इस तरह आपने ग्रेजुअली जो इंफॉर्मेशन थी उससे नई इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फर की, और उस नई इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप अपने कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे। ठीक है, तो ये आपके कंक्लूजन को प्रूव करने का एक और तरीका है। उसके बाद है फैलेसीज। कॉमन फैलेसीज का भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैलेसी है क्या। पहले भी हमने देखा था, इसको रिविजिट करते हैं कि इन्फ्रेंस रूल या कोई भी प्रूफ का तरीका जो कि वैलिड ना हो। ठीक है, यानी एंटोनम या अपोजिट ऑफ अ वैलिड आर्गुमेंट इज अ फैलेसी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो प्रेमिसेस P1 P2 P3 और Pn तक हैं जो कि इम्प्लाई कर रही हैं कंक्लूजन C को, अगर ये पूरी प्रोपोजिशन यानी P1 एंड P2 एंड P3 अप टू Pn implies C, अगर ये पूरी प्रोपोजिशन टर्टोलॉजी नहीं है
गिवन द प्रेमिसेस पी आई एंड कंक्लूजन सी, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, या आप इसको ये कहेंगे कि ये एक फैलेसी। अब फैलेसी आपके साथ क्या कर सकती है? फैलेसी आपको एक इनकरेक्ट कंक्लूजन की तरफ लेके जा सकती है, ठीक है। इसलिए फैलेसीज को से हमें बचना है। और जो कॉमन फैलेसीज हैं जो कि मिस्टेकनली आप समझ सकते हैं कि ये ट्रू है, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इनमें से दो फैलेसीज हैं जिसको हम देखें। पहली तो ये है जिसको आप ये कहते हैं फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल, P implies Q is true and Q is true, so P must also be true। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं जो पहली फैलेसी है या पहला इनवैलिड आर्गुमेंट जो है उसमें आप ये कह रहे हैं जो कि P implies Q ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो P must always be true। यहाँ से आप P को इन्फर कर रहे हैं, जबकि ये यहाँ से हम P को इन्फर नहीं कर सकते। P को हम इसलिए इन्फर नहीं कर सकते कि अगर P फॉल्स हो और Q ट्रू हो तो यहाँ से भी आपकी जो इम्प्लीकेशन है वो ट्रू रिटर्न करे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हम P को इन्फर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह रहे हैं कि डेविड कैमरून इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस देन ही इज एट लीस्ट 40 इयर्स ओल्ड। इसको हम P इम्प्लाइज Q कह रहे हैं। इसमें P ये होगा कि डेविड कैमरून जो है, सॉरी, P ये होगा कि डेविड कैमरून इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और Q ये होगा कि डेविड कैमरून इज एट लीस्ट 40 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं चूंकि P implies Q ट्रू है, यानी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि डेविड कैमरून इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस देन ही इज एट लीस्ट 40 इयर्स ओल्ड, और साथ आप ये कह रहे हैं कि ये भी ट्रू है कि डेविड कैमरून इज एट लीस्ट 40 इयर्स ओल्ड, तो इससे आप ये इन्फर कर रहे हैं कि डेविड कैमरून इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो इसमें आप लॉजिकली भी देख सकते हैं या इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं कि ये आर्गुमेंट जो है ये फॉल्स है, ठीक है। इसकी बुनियाद क्या है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में शायद लिखा हो कि उसका जो प्रेसिडेंट है वो एटलीस्ट 40 इयर्स का होना चाहिए। तो आप किसी भी रैंडम पर्सन एक्स के बारे में ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि इफ एक्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस देन ही इज एटलीस्ट 40 इयर्स ओल्ड, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट नहीं भी है तो ही कैन बी एटलीस्ट 40 इयर्स ओल्ड। उसके बाद जो दूसरी कॉमन फैलेसी है वो ये है कि फैलेसी ऑफ डिनाइंग द हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q के बारे में आपको पता है कि ट्रू है और P के बारे में आपको पता है कि फॉल्स है, तो आप ये कहेंगे जी कि Q मस्ट ऑलवेज बी फॉल्स, ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये भी एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, ये भी एक फैलेसी है। चूंकि F इम्प्लाइज T इज ट्रू, ठीक है। P का तो आपको पता लग गया कि P फॉल्स है, लेकिन ये वाला जो केस है आपके ट्रूथ टेबल में कि फॉल्स इंप्लाइज ट्रू जो है ये भी ट्रू के ऊपर रिजॉल्व होता है, तो इसलिए ये चीज आप इन्फर नहीं कर सकते कि अगर P इंप्लाइज Q में P फॉल्स है तो Q मस्ट ऑलवेज बी फॉल्स। तो Q वहां पे ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इफ अ पर्सन डज अरिथमेटिक वेल देन हिज चेक बुक विल बैलेंस, ठीक है। अरिथमेटिक वेल को हम P कह लेते हैं और उसकी जो चेक बुक बैलेंस है उसको Q कह देते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास P इम्प्लाइज Q, और साथ में हम ये कह देते हैं कि जी आई कैन नॉट डू द अरिथमेटिक वेल, यानी नॉट P, ठीक है। देयरफॉर माई चेकबुक विल नॉट बैलेंस, नॉट Q। तो ये जो हमने कंक्लूड किया है, जो कंक्लूजन यहाँ से लिया है इस आर्गुमेंट से, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने वैलिड आर्गुमेंट यूज नहीं किया, हमने फैलेसी यूज की। तो फैलिसीज जो भी होंगी ज्यादातर इन्हीं दो कैटेगरीज में फॉल कर रही होंगी। चूंकि आपके जो क्वेश्चंस थे कुछ लोगों के जो है वो भी ज्यादातर इसी से रिलेटेड थे कि आपके पास जो इम्प्लीकेशन है वो किस तरह से काम कर रही है। ये इम्प्लीकेशन जब फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू हो तो फिर क्यों फॉल्स होती है, फिर क्यों ट्रू होती है, या फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो तो तब वो क्यों ट्रू, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन जो है वो आर्गुमेंट बनाने में आपको ज्यादातर इम्प्लीकेशन में। अब यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं अपने जो इसी इन्फ्रेंस रूल्स का ही नेक्स्ट जो सब टॉपिक है कि आपके जो इन्फ्रेंस रूल्स हैं वो आपके क्वांटिफायर्स के ऊपर कैसे अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो पहला रूल है
वो ये कहता है कि अगर आपको ये स्टेटमेंट दी गई है कि फॉर ऑल एक्स प्रेडिकेट एक्स या फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू है, तो उससे आप ये इन्फर कर सकते हैं कि पी ऑफ सी जो है ये भी ट्रू है, जहाँ पे सी जो है वो एक्स की डोमेन का हिस्सा है। ठीक है, जो जहाँ पे सी जो है वो एक्स की डोमेन का हिस्सा है, तो आप फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पी ऑफ सी भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूँ कि एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको, ठीक है, और साथ में इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि देयर इज अ स्टूडेंट अली हु विजिटेड मैक्सिको। ठीक है, तो ये मैं इस कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ। तो इसको आप कहते हैं कि इसका नाम जो है इस रूल का वो है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। यानी अगर आपको इन टोटलिटी या इस चीज का पता है, इन टोटलिटी आपको इस चीज का पता है कि एक डोमेन के ऊपर आपका प्रेडिकेट ट्रू है, तो वो किसी भी एक मेंबर के ऊपर भी ट्रू हो। उसके बाद है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। यूनिवर्सल जनरलाइजेशन ये कह रही है कि अगर आपका प्रेडिकेट P जो है वो किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट C के लिए ट्रू है, तो उससे ये आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पूरी यूनिवर्स के लिए ट्रू होगा, पूरी डोमेन के लिए ट्रू होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स आप उसमें आप यही कह रहे हैं कि P ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर every possible value of x, तो every possible value of x is the domain of x। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं इसमें essentially कि if p of c is true for an arbitrary element c in the domain, then we can infer that universal generalization is true। या आप ये इन्फर कर सकते हैं कि p of x is true for every value of x। ठीक है, यहाँ पे ये लफ्ज आर्बिट्रेरी जो है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि आप कोई भी एलिमेंट ले लें, सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई खास एलिमेंट ले लें। ठीक है, इसमें आप एक रैंडमनेस जो है उसको भी ले सकते हैं कि आपने जब यूनिवर्स में से कोई वैल्यू लेनी है तो उसको आप रैंडम ले लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास जो है उसमें 10 लोग हैं और उसमें से सिर्फ 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू है, तो जब मैं आर्बिट्रेरीली सी की वैल्यू उठाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी वैल्यू जो है उन उन वैल्यूज में से जो है वो पिक हो जो कि ज्यादा है जिनके लिए एक्स फॉल्स। ठीक है, तो उसके लिए पी ऑफ सी जो है वो भी फॉल्स हो जाएगा और कॉन्सिक्वेंटली हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन जो है उसको भी प्रूव नहीं कर सकते। इसके बाद इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी देखेंगे। उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन। एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन का मतलब ये है कि अगर आपको ये बताया गया है कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए पी ऑफ एक्स ट्रू है, तो आप एक्स को उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसी वैल्यू के साथ जिसके ऊपर एक्स ट्रू है, यानी सी मस्ट बी दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है वो एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन है। अगर आपको ये पता है कि पी ऑफ सी, जहाँ पे सी जो है वो एक्स की डोमेन का हिस्सा है, तो आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स जिसके लिए पी ऑफ एक्स ट्रू है। तो ये आपकी एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। यहाँ पे देखिए तो सी आपका जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये वो एलिमेंट है जिसके लिए पी ऑफ एक्स आपका ट्रू। एग्जाम्पल वन हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताया जा रहा है, ये स्टेटमेंट बताई जा रही है कि एवरी मैन हैज टू लेग्स, जॉन स्मिथ इज अ मैन, देयरफॉर जॉन स्मिथ हैज टू लेग्स। ठीक है, तो आपके दो दो आपकी प्रेमिसेस हैं और एक आपका कंक्लूजन है। आपने ये देखना है कि ये जो चीजें हैं, ये जो आपको आर्गुमेंट दिया गया प्रेमिसेस और कंक्लूजन की शक्ल में, क्या ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हम जो इसमें से प्रेडिकेट्स बना लेते हैं। प्रेडिकेट्स जो एम ऑफ एक्स है ये इस चीज को डिनोट कर रहा है कि एक्स इज अ मैन, और एल ऑफ एक्स इस चीज को डिनोट कर रहा है कि एक्स हैज टू लेग्स। जे क्या है, जे जॉन स्मिथ इज द मेंबर ऑफ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। कि जे जो है वो आपकी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का हिस्सा है या डोमेन ऑफ डिस्कोर्स का हिस्सा है। तो आपका आर्गुमेंट क्या बनेगा, फॉर ऑल एक्स एम ऑफ एक्स इंप्लाइज एल ऑफ एक्स। और दूसरा इसकी जो प्रेमिस होगी वो ये होगी कि एम जे यानी जॉन इज अ मैन, और इससे आप कंक्लूड ये करना चाह रहे हैं कि एल ऑफ जे
कि जॉन हैज 2 लेग्स। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं कि ये इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे और उस पर क्या क्या रूल जो है वो हमारे पास अप्लाई। सो पहला जो हमने स्टेप लिया वो ये है कि आपने अपनी प्रेमिस को उठा के वैसे का वैसे लिख लिया। ये आपकी प्रेमिस 1 थी जिसमें आप ये कह रहे थे कि फॉर ऑल एक्स एम एक्स इम्प्लाइज एल ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद आपने कहा है कि एम ऑफ जे इम्प्लाइज एल ऑफ जे। यहाँ पे हमने क्या किया, आपने यहाँ पे यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन जो है वो यूज की ऑन नंबर 1। यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन क्या है कि x को उसकी डोमेन में किसी वैल्यू से रिप्लेस कर दें। तो x को हमने जॉन के साथ रिप्लेस कर लिया, क्योंकि जो प्रोपोजिशन m ऑफ x इंप्लाइज l ऑफ x ट्रू थी फॉर द होल पॉपुलेशन, तो वो जॉन के लिए भी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद हमने ये लिखा है कि m ऑफ j यानी जॉन इज अ मैन, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन का हिस्सा है, ये हमारी प्रेमिस 2। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि l ऑफ j के जॉन हैज 2 लेग्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, ये हमें जब हमने मॉडस पोनन अप्लाई किया 2 एंड 3 के ऊपर। तो 2 ये कह रहा है कि m ऑफ j इम्प्लाइज l ऑफ j, और 3 ये कह रहा है कि m ऑफ j। तो इससे हम मॉडस पोनन लगा के ये इन्फर कर सकते हैं कि l ऑफ j। उसके बाद एग्जांपल 2 है। इसके बारे में सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि ये जो कंक्लूजन हम इससे ड्रा कर रहे हैं, ये कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हम उसको फार्मूले भी लिखेंगे। आप ये कहें कि at least one of the 20 students in this class is intelligent। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि जॉन इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, देयरफॉर जॉन इज इंटेलिजेंट। इसको कन्वर्ट करने से पहले इंट्यूटिवली अगर आप इसको देखें कि क्या ये पूरा आर्गुमेंट जो है ये ट्रू है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, आपका जो प्रेमिस 1 है आपका जो प्रेमिस 1 है वो ये कह रहा है कि आपके पास कम से कम एक स्टूडेंट जो क्लास का है, यानी 20 स्टूडेंट में से कम एक स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है। जॉन इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, देयरफॉर जॉन इज इंटेलिजेंट। क्या ये चीज इन्फर की जा सकती है और क्या ये चीज जो है वो हमेशा ट्रू होगी? तो आपको ये पता है कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और एटलीस्ट 1 को अगर आप 1 के साथ भी ट्रू कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 में अगर 1 भी एक स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट होगा तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो अगर वो एक स्टूडेंट जो है वो जॉन के बराबर नहीं है तो फिर आपका ये पूरा आर्गुमेंट जो है ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अलग-अलग करते हैं। ये आपका प्रेमिस 1 था कि एटलीस्ट वन ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन क्लास इज इंटेलिजेंट। दूसरा ये है कि जॉन इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। कंक्लूजन ये है कि जॉन इज इंटेलिजेंट। अब प्रेडिकेट ये है, सी ऑफ एक्स को आपने कहा कि एक्स इज इन दिस क्लास, आई ऑफ एक्स को आपने कहा कि एक्स इज इंटेलिजेंट, और डोमेन जो है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल। जो भी लोग दुनिया में है वो एक्स उसकी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट को आप किस तरह से लिखेंगे? जो पहली प्रेमिस है उसको आप लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एस ऑफ एक्स, यानी एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड आई ऑफ एक्स, और एक्स जो है वो इंटेलिजेंट भी। दूसरा प्रेमिस जो है उसको इस तरह से लिखेंगे कि सी ऑफ जॉन, यानी आई थिंक इट शुड बी एस ऑफ जॉन, यानी जॉन जो है वो इस क्लास का हिस्सा है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। एस ऑफ जॉन यानी एस ऑफ जॉन का मतलब ये है कि जॉन इज द पार्ट ऑफ दिस क्लास, यानी उन 20 स्टूडेंट में से एक है। उससे आप ये इन्फर कर रहे हैं कि जॉन जो है वो इंटेलिजेंट। तो अगर हमने इसको डिस्प्रूव करना है तो काउंटर एग्जांपल से कर सकते हैं। लाइक कंसीडर अ केस वेयर देयर इज ओनली वन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ए इन द क्लास और जॉन जो है वो ए के बराबर नहीं है। देन द एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन जो है वो क्या बनेगी? इसको जब हम एग्जिस्टेंशियल इसकी इंस्टेंशिएशन करेंगे
तो x की जगह पे a आएगा, जॉन नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास एक ही स्टूडेंट ऐसा था जो कि इस क्लास का हिस्सा भी है और जो इंटेलिजेंट a है, जॉन नहीं है। ठीक है, और जॉन जो है वो फॉल्स इसलिए है because A is the only intelligent student in the class as per our assumption, और John is not equal to it. ठीक है, therefore the premises do not imply the conclusion. ठीक है, कि आपकी जो premises हैं उनसे आप ये conclude नहीं कर सकते कि जॉन जो है वो इंटेलिजेंट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ज्यादातर एग्जांपल्स हैं वो आपकी बुक में से हैं। अगर आप बुक को स्टडी करेंगे तो ज्यादातर एग्जांपल जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट जो है उसको देखें एग्जांपल 3 में कि ऑल टीएस कंपोज इजी क्विजेस। ये आपकी पहली प्रेमिस है। माइक इज अ टीए, ये दूसरी प्रेमिस है। और कंक्लूजन आपका क्या है कि माइक कंपोजेस इजी क्विजेस। तो इंट्यूटिवली आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये आप प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये आपका इन्फ्रेंस जो है वो ट्रू होगा, आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या फैलेसी होगा? तो फॉर्मल नोटेशन में हम लिखते हैं कि टी एक्स जो है उस चीज को डिनोट कर रहा है कि एक्स जो है वो एक टीए है। ई ऑफ एक्स इस चीज को डिनोट कर रहा है कि वो एक एक्स इजी क्विजेस बनाता है। और डोमेन जो है दैट इज ऑल पीपल, एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा कि फॉर ऑल एक्स टी एक्स इंप्लाइज ई एक्स, कि अगर एक्स जो है वो टीए है तो वो इजी क्विजेस बनाएगा। और हमें ये भी पता है कि माइक इज अ टीए, टी ऑफ माइक यानी माइक इज अ टीए। तो इससे हमने ये कंक्लूड करना है, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि माइक मेक्स इजी क्विजेस? तो इसको देखते हैं कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि हमने प्रेमिस 1 को उसी तरह से लिख लिया। ये हमारे पास प्रेमिस 1 है, इसको हमने लिख दिया और यहाँ पे इसका सोर्स बता दिया कि ये प्रेमिस 1 है। प्रेमिस 1 चूंकि गिवन होती है इसलिए इसकी हमें जस्टिफिकेशन नहीं देनी। उसके बाद नंबर 2 पे हमने ये किया कि x को माइक के साथ रिप्लेस कर दिया। यूनिवर्सल क्वांटिफायर था तो उसकी हमने इंस्टेंशिएशन कर दी। किसी भी एलिमेंट से कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल है, तो उसकी इंस्टेंशिएशन आप किसी से भी कर सकते हैं। तो टी ऑफ माइक इम्प्लाइज टी ई ऑफ माइक जो है ये भी ट्रू। उसके बाद टी ऑफ माइक जो है ये हमें गिवन है एज पर आवर प्रेमिस 2। और अगर हम 2 और 3 को मिलाएंगे तो उसके ऊपर अगेन आपके पास मॉडस पोनेंस लगेगा और आपको ये इन्फर कर सकेंगे कि ई ऑफ माइक जो है ये, ठीक है, मॉडस पोनेंस ऑन 2 एंड। इस तरह आपने ग्रेजुअली जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उससे नई इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से आप इन्फर कर सकते हैं वो देखा है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट एग्जांपल है हमारे पास 4 की है। बेसिकली ये एक प्रूफ है, इसको हम रिविजिट भी करेंगे किसी जगह पे, लेकिन इसको हम यहाँ पे इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ और इसका फार्मली प्रूफ भी हम देखेंगे, लेकिन इसको हमें एक दफा दोबारा देखना पड़ेगा जब हम मेथड्स ऑफ प्रूफ देखते हैं। तो इसमें हमें प्रूव ये करना है कि दैट द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं? रैशनल नंबर क्या है और इररेशनल नंबर क्या है? तो अगर रैशनल नंबर की आपको डेफिनेशन जो है वो देनी पड़ जाए या उसको अंडरस्टैंड करना पड़े तो किस तरह से लिखें? तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है आपके पास, पहली डेफिनेशन है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर ये कह रहा है कि फॉर ऑल आर, आर इज अ रियल नंबर। ठीक है, आर मैंने लिखा नहीं है लेकिन आर की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो वो रैशनल होगा इफ एंड ओनली इफ। ये आपके पास जो ऑपरेटर है ये डबल इम्प्लीकेशन है या इफ एंड ओनली इफ है कि आर रैशनल होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम आई एंड जे सच दैट आई जो है ये भी इंटीजर है एंड जे इज आल्सो एन इंटीजर एंड नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, j is non-zero integer such that r is equal to I divided by j। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि रैशनल नंबर वो होता है और सिर्फ वही होगा, सिर्फ वही होगा। मैंने इसलिए साथ कहा कि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है
कि आर एक रैशनल नंबर होगा और सिर्फ तब ही होगा जब आपके पास एक पेयर होगा आई और जे का, जिसमें आई भी इंटीजर है और जे जो है वो नॉन जीरो इंटीजर है, और आर को आप उन दोनों की रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं। रेशो का क्या मतलब है कि आर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई जे। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसको आप इन रेशो ऑफ टू इंटीजर्स लिख सकें वो आपके पास रैशनल नंबर। उसके बाद इररेशनल नंबर क्या होगा, जिसके लिए आप रेशो नहीं मिल सकेगी आपको, उसको सिंपली आप ये कह सकते हैं, इसी की टर्मिनोलॉजी में आप ये लिख सकते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर आप ये से कह सकते हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर आर, इररेशनल आर डबल इम्प्लाइज या इफ एंड ओनली इफ, अगर के वो रैशनल नहीं होगा, अगर वो रैशनल नहीं होगा तो देन इट इज इररेशनल। अब हमने ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करने के लिए दी गई है वो क्या है, उसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं कि द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। ठीक है, तो उसको हम यहाँ इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई रैशनल एक्स एंड इररेशनल वाई, यानी एक्स और वाई के किसी भी पेयर के लिए जिसमें से एक्स जो है वो रैशनल नंबर में से आएगा और वाई जो है वो इररेशनल नंबर में से आएगा, इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है कि इन दोनों का जो सम होगा x प्लस वाई वो इररेशनल होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी हमने वो स्टेटमेंट लिखी है जिसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको हमने ट्रांसलेट किया है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। जब भी हमने प्रूव करना है तो हमारे पास जो हमें डेफिनेशंस के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, कि रैशनल प्रूव करना है या इररेशनल प्रूव करना है तो हमें हर चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी डेफिनेशन के अंदर, फिर हम देख सकेंगे कि इससे क्या हम नई इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फर कर सकते हैं या डिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, थ्योरम वही चीज है जो अभी हमने देखा है, जो स्टेटमेंट थी उसको हमने कन्वर्ट किया और उसको अपने थ्योरम की स्टेटमेंट बना दिया कि अगर देयर इज अ कॉम्बिनेशन या फॉर एवरी कॉम्बिनेशन x एंड y वेयर x इज रैशनल नंबर एंड y इज इररेशनल नंबर, देयर सम विल बी इररेशनल। तो उसका प्रूफ जब हम करते हैं तो हम इसको इस तरह से कहते हैं कि लेट x एंड y बी एनी रैशनल एंड इररेशनल नंबर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी x और y को हम कोई एक वैल्यू दे सकते हैं, जो हम किस तरह से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन है। सिंस x इज अ रैशनल नंबर इट मस्ट बी अ रेशियो ऑफ सम i एंड j। ठीक है, लेट्स डिनोट द रेशियोज ऑफ x एज ix एंड jx। ix और jx हमने वो सबस्क्रिप्ट में इसलिए यूज किया है कि हमें बाद में पता चले कि ये x की रेशियो, इसी तरह हो सकता है हमें किसी और की रेशियोज भी लेना पड़े, तो उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने ix और jx कहा है, जो कि x की रेशियोज है, यानी आप x को लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ix डिवाइडेड बाय jx। अब y के बारे में हमें क्या पता है, y के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि वो इररेशनल नंबर, और बाय डेफिनेशन इररेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ तक अगर आप देखें, यानी नेगेशन के अंदर अंदर, इन नेगेशन को अगर आप एक मिनट के लिए हटा दें तो आप ये कह रहे हैं कि देयर इज एग्जिस्ट इंटीजर्स i और j सच दैट y इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय j। तो ये सारी जो बॉक्स के अंदर डेफिनेशन है, इस बॉक्स के अंदर ये वाला जो बॉक्स है, ये इक्वेशन आपको ये कह रही है कि दो i और j जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सच दैट y इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय j। तो ये रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन है। इसको अगर आप निगेट कर देंगे तो निगेशन से ये क्या बन जाएगा, y जो है वो इररेशनल। अब यहाँ से ये जो डेफिनेशन है इससे हमें डायरेक्टली कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा कि हम इसको किस तरह से प्रूव करें। तो प्रूफ का एक तरीका होता है जिसको आप कहते हैं कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में आप ये कहते हैं कि आप p को प्रूव करना चाह रहे हैं और आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि p जो है वो फॉल्स है। ठीक है, p को आपने प्रूव ये करना है कि वो ट्रू है, लेकिन आप अज्यूम कर लेते हैं कि p फॉल्स है। फिर आप ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि p फॉल्स क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आप ये जस्टिफाई कर देंगे कि p फॉल्स नहीं हो सकता है तो फिर देन p मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि
not exist ij pair such that x plus y is equal to I divided by j। ठीक है, यानी हमने x plus y को क्या प्रूव करना है, हमने x plus y को इररेशनल प्रूव करना है। यानी कोई भी इंटीजर i और कोई भी इंटीजर j जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं करते जिसको आप i डिवाइडेड बाय j के बराबर लिख सके x plus y। अब हम चूंकि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कर रहे हैं तो हम हाइपोथेसाइज करते हैं इसकी नेगेशन, और उसको उसके बाद इसकी नेगेशन को हाइपोथेसाइज करने के बाद हम ये कहेंगे कि ये जस्टिफाई करेंगे कि इसकी जो नेगेशन है वो ट्रू क्यों नहीं हो सकती। सो हमने ये सपोज कर लिया कि जो x प्लस वाई है ये इररेशनल नहीं है, इररेशनल नहीं है तो क्या होगा, वो रैशनल हो जाएगा। then there must exist some pair ISJS such that x plus y is the ratio of IS divided by JS। IS जो है वो और JS, I और J दोनों इंटीजर्स हैं और S का सबस्क्रिप्ट जो है वो हम सम के लिए यूज कर रहे हैं कि ये सम की के जो सम की रेशियोज हैं x प्लस वाई का जो सम है उसकी रेशियोज है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि IX डिवाइडेड बाय JX प्लस वाई इज इक्वल टू IS डिवाइडेड बाय JS। ये चीज क्या थी, ये था हमारा x और x2 के रैशनल नंबर था, तो x को हम इस रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, IX डिवाइडेड बाय JX भी लिख सकते हैं। और ये चीज चूंकि हमने अज्यूम की है कि IS डिवाइडेड बाय JS जो है यानी x प्लस वाई जो था, ये वाला x प्लस वाई जो था इसको हमने ये अज्यूम किया हुआ था कि ये भी रैशनल है, तो इसको भी हम रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं और उसकी रेशोज क्या है IS और JS। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू बनेगी IS डिवाइडेड बाय JS माइनस IX डिवाइडेड बाय JS। और यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया और सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास बनेगा IS इंटू JX माइनस IX JX डिवाइडेड बाय JS JX। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, मैं इसको जो क्लियर करता हूँ जरा, तो यहाँ से आप एक चीज नोट करें कि चूंकि जितने भी आई हैं और जितने भी जे हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर सबस्क्रिप्ट, यानी IX जो है वो भी इंटीजर है, JX जो है वो भी इंटीजर है, IS जो है ये भी इंटीजर है और JS जो है वो भी इंटीजर है। तो यहाँ पे दो इंटीजर्स का एक प्रोडक्ट है तो वो भी इंटीजर होगा। इसी तरह ये जो है ये भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, ये भी इंटीजर होगा। इन दोनों का जो माइनस होगा वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, इसी तरह ये जो है आपके पास डिनोमिनेटर में ये भी इंटीजर होंगे चूंकि ये दोनों भी दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y को आपने लिख दिया एक रेशो की फॉर्म के अंदर। ठीक है, एक रेशो जहां पे आपका जो न्यूमरेटर है वो भी इंटीजर है और जहां पे आपका डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर है। ठीक है, तो अगर y को आप इस ऐसी शक्ल में लिख सकते हैं जहां पे आपका न्यूमरेटर जो है वो भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो देन y मस्ट बी अ रैशनल नंबर। y जो है फिर रैशनल नंबर हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर इस ये अज्यूम करने के बाद कि x प्लस वाई जो था वो रैशनल नंबर था, तो फिर y को भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये आपके पास एक कंट्राडिक्शन है, ये उस अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रही है कि y इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रही है कि x प्लस वाई में से y जो था वो इररेशनल था। Therefore, our hypothesis that x plus y is rational must be false. So, यहाँ पे आपका थ्योरम जो है वो प्रूव होता है। जब आप एक चीज को प्रूव करना चाहें लेकिन डायरेक्ट प्रूफ का आपको तरीका नहीं मिल रहा, तो आप ये देखते हैं कि आप उसके कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप उसके नेगेशन को
हाइपोथेसाइज करते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसकी नेगेशन क्यों ट्रू नहीं हो सकती। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली यही किया। फाइनली इसी चीज का हम ये देखेंगे कि एक प्रूफ जो कि वैलिड नहीं है और क्यों वैलिड नहीं है। ठीक है, रॉन्ग प्रूफ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पिछला प्रूफ ही करने को कहा जा रहा है कि द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो आप कहें जी चूंकि वन जो है वो एक रैशनल नंबर है और टू अंडर रूट जो है वो एक इररेशनल नंबर है और उन दोनों का सम जो है वन प्लस टू अंडर रूट इज इररेशनल, देयरफॉर द सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। तो आपने ये प्रूव कर दिया। ये प्रूफ क्यों रॉन्ग है? चूंकि आपका जो प्रूफ जो आपसे पूछा जा रहा है वो एक जनरल स्टेटमेंट है, वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सल है और आप उसको प्रूव किस तरह से कर रहे हैं, आप उसको एक एग्जाम्पल से प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट होगी उसको डिसप्रूव करने के लिए आप काउंटर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए आप एक एग्जाम्पल यूज नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल कहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल से सॉरी आप क्या प्रूव कर सकते हैं, या जिसको आप डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं, एक एग्जाम्पल से आप उस एग्जिस्टेंशियल चीज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि देयर एग्जिस्ट वन rational number and there exists one irrational number such that their sum is irrational number, तो उसको आप इस एग्जांपल से प्रूव कर सकें। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि there exists one x and one y, x is rational, y is irrational and their sum is also irrational, उसको आप एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं या डायरेक्ट प्रूफ से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक काम फिर से ये करना पड़ेगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वन प्लस टू अंडर रूट, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये रैशनल नंबर, इसको आप रेशो की शक्ल में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो प्रूफ के ऊपर मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उससे एट द एंड आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि रैशनल नंबर हैं जिनको आप रेशो की शक्ल में नहीं लिख सकते। उसमें एक पाए है, पाए की वैल्यू जो है 3.14 और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करती है। इसी तरह आपका जो कांस्टेंट है ई, वो भी आपके पास एक इररेशनल नंबर है। उसके अलावा जितने आपके पास प्राइम नंबर्स होंगे, हर प्राइम नंबर का जो अंडर रूट है वो भी एक इररेशनल नंबर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।